नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करने वाले हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट नंबर 25 की बात करेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको पता है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन किए जाते हैं। संभावित प्रश्न होते हैं या एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट की बात करेंगे। और दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप साथ में अगर आपके फैमिली मेम्बर में एमपी कांस्टेबल की तैयारी अगर कोई भी कर रहा है, भाई बहन जितने भी हैं, तो बेस्ट टेस्ट सीरीज अगर उनको चाहना हो तो परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। 50% आपको दोस्तों ऑफ मिलेगा अगर आप हमारा कोड यूज कर रहे हैं जयसवाल सर 50। जितने भी भाई बहन हो, परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं बेस्ट सीरीज के लिए। बाकी फ्री क्लासेज हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा। उल्लेख, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति। नवल सुंदर श्याम शरीर, यह प्रश्न आपका जो यह वाक्य है, नवल सुंदर श्याम शरीर, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि अलंकार है, तो अलंकार कैसे हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका उल्लेख अलंकार हो जाएगा। क्या है? नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार हो जाएगा। अब आप बोलेंगे उल्लेख अलंकार है क्या, तो दोस्तों जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, जहां उल्लेख अलंकार होता है वहां पर। कहां पर उल्लेख अलंकार होता है? जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, ठीक है, वहां पे आपका उल्लेख वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि जहां पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसे अलग अलग भागों में बांटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर, ठीक है। सुंदर कैसा है? नवल सुंदर है लेकिन शरीर श्याम रंग का है। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या गया आपकी स्क्रीन पर है कि दिवा शावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी सी परी धीरे धीरे। अब बताना है प्रस्तुत में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये धीरे धीरे जो दे दिया गया है दोस्तों, इसमें बताना उपमा होगा, रूपक होगा, मानवीकरण होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा कि स्कोर क्या है, और अंत में बताना भी है 30 में से आपका स्कोर क्या है। सभी प्यारे मित्र सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास, श्लेष, यमक, अनियुक्ति। तो कोई भी शब्द जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, जब किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो वह हमारा यहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, अगर आपके एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके वर्ण नहीं, शब्दों की अगर आपकी पुनरावृत्ति हो रही, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, खाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा। किसी काव्य में सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द बार बार की आवृत्ति होती है, तो आपका यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ध्यान देना है, शब्दों में पुनरावृत्ति यमक, अगर आपके वर्णों में होता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार करना है। अगला प्रश्न है कि अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार होगा। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार होगा। उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, नियुक्ति होगा, अतिशयोक्ति होगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, सहयोग करेंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा कि अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अनियुक्ति अलंकार होगा। जहाँ दोस्तों उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। और इस अलंकार में कोई बात सीधे सीधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर रही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ पे अनियुक्ति अलंकार होता है कि अब अल रही गुलाब में लपत कटीली डार, किसके लिए? दूसरे के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न क्या है कि अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहित उरथ नहीं चितवत, ज्यों गत हारे तखित जुआरी, छोटे चिहुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नालनी हिम कर मारी, हिमकर की मारी। अब इसमें बताना है कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा। चार ऑप्शन रहेंगे आपकी स्क्रीन पर।
आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका उपमा अलंकार हो जाएगा कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरथ नहीं चितवत, जो गथ हारे तखित जुआरी, छोटे चुरहु बदन कुम्हिलानो, जो नालनी हिमकर की मारी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी ही काल, अली कली ही सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल। अब इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक होगा, विषयुक्ति होगा, अन्योक्ति होगा, या आपका अतिसंयुक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल। इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, सभी लोग सहयोग करेंगे। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो का फिर बेपीर। अब इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका, यमक है, रूपक है, पुनरुक्ति है, श्लेष है। अब आपका कमेंट बॉक्स यहाँ पे सभी लोग सहयोग करेंगे, फीडबैक करेंगे, क्योंकि आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है दोस्तों। सभी प्यारे मित्र, जितने भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ठीक है यमक अलंकार हो जाएगा। और यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो का फिर बेपीर। यहाँ पे पीर 4 बार आया हुआ है, लेकिन सभी का अलग अर्थ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेशनि मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार होगा। संदेशनि मधुवन कूप भरे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिसंयुक्ति। यहां मुझे लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, संदेशन मधुवन कूप भरे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बढ़ा चढ़ा के जहां पे बात की जाती है वहां पे अतिसंयुक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नयमि न जनक सुतवारम। कौन सा अलंकार होगा, क्या है दिया गया है, पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नयमि जानक सुतवारम। कौन सा अलंकार होगा, उपमा होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, उदाहरण होगा। और व्याकरण ग्रामर ऐसी चीज है प्यारे मित्रों, जितना ज्यादा आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रामर का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं होता है, वैसे ही ग्रामर के प्रश्नों का अंत नहीं होता है। इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सके उतना ही अच्छा है। तो इस पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, इसमें भी उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं उपमा अलंकार में प्रस्तुत वस्तु किसी अप्रस्तुत वस्तु के गुण रूप धर्म की तुलना की जाती है। यानी कि पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नवमि जनक सुतवारम। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं, सभी लोग सहयोग करें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बाढ़े अंधेरे होए। अर्थात इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। तो अभी हमने क्या बात किया था दोस्तों, अब यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा कि रहीमन जो गति दीप की, यानी रहीमन कहते हैं कि जो गति दीप की होती है, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरे होए। अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका अर्थ, क्योंकि हिंदी का हमारी जो मातृभाषा है, ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी तो समझ में आ जाती है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार बात करेंगे। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं अब आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक कई बार हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे से उजियार अगे, बढ़े अंधेरे होए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। 11th नंबर प्रश्न है और 30 प्रश्नों का यह क्लास है। ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा,
कलित कानन केली निकंज को। अब इसमें कौन सा अलंकार होगा? छे का अनुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लटानुप्रास है, ये यमक हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन केली निकंज को। इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? वृत्तानुप्रास हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। जी हाँ, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या यमक? तो देखिए, आपने अनुप्रास पढ़ा, रूपक पढ़ा, यमक पढ़ा, लेकिन प्रतीप नहीं पढ़ा होगा। तो उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अर्थात जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। और वाक्य में स्पष्ट है कि प्रसिद्ध उपमान क्या है? देवदार को उपमेय को उपमान करके तपस्वी को उपमान बनाकर वर्णन किया गया है। देवदार को कहाँ पर? तपस्वी बनाकर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे मित्र। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा का नामकरण कौन किया है? जो हिंदी भाषा है दोस्तों, इसका नामकरण किसने किया है? हिंदी भाषा का नामकरण बताएंगे। सभी प्यारे मित्र सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका अपना परिवार, आपका अपना ओपिनियन है। तो ईरानियों के द्वारा, भारत के मुसलमानों के द्वारा या ए व बी के दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का जो नामकरण है ईरानियों और भारत के मुसलमानों, इन दोनों द्वारा किया गया था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? जो हम वर्तमान में हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका प्रचलित रूप क्या है? आपका अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है या देवनागरी है? तो वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह हमारा खड़ी बोली हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और खड़ी बोली हिंदी का वह रूप होता है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी की भाषा सृष्टि हुई है। और इसी तरह इसमें फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता के करके वर्तमान में हिंदू भाषा की सृष्टि की गई है। दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 15, 11, 10, 8। सभी प्यारे मित्र बोलेंगे सर वो तो 6 होते हैं। लेकिन दोस्तों हिंदी में सर्वनाम के 11 भेद भी होते हैं। ये आपके 11 भेद आपके स्क्रीन पर है। एक मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हमारे क्या है? 11 सर्वनाम के भेद हो जाएंगे। सभी लोग नोट करते जाएंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। साथ ही साथ प्यारे मित्रों, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें जायसवाल सर को या अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सभी लोग फीडबैक करेंगे कि आजन्म शब्द का उदाहरण है। आजन्म शब्द अव्ययी भाव का उदाहरण है, तत्पुरुष का है, द्वंद्व का है या द्विगु का है? तो आजन्म, ठीक है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और बाद में पद का क्या है? संज्ञा होता है। तो पहला पद अव्यय है और बाद का संज्ञा है, तो हमारा अव्ययी भाव समास कहला जाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि चक्र प्राणी में कौन सा समास आ जाएगा? चक्र प्राणी में अव्ययी भाव आएगा, बहुव्रीहि आएगा, तत्पुरुष आएगा, कर्मधार है। तो सभी लोग जानते हैं, दूसरे जब आपकी किसी दूसरे पद की विशेषता बताई जाए, चक्र प्राणी अर्थात विष्णु भगवान की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मृग नयनी में कौन सा समास हो जाएगा? मृग के समान नयन को मृग नयनी बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर भी आपका क्या गया? मृग नयनी, यानी कि यहाँ पे कर्मधारय की समास। मृग के समान नयन, तो मृग नयनी, यह कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव, देशज और विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द के भेद 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? देखिए दोस्तों, फड़फड़ाना, मिमियाना, जुटलाना, हिनहिनाना। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए फड़फड़ाना, मिमियाना और हिनहिनाना, इनमें क्या है? अनुकरणात्मक, ठीक है, क्रिया है। लेकिन झुठलाने में क्या आपका अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होगी, तो सी ऑप्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। दोस्तों, कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं, उन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हिनहिनाना,
दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो जो धीरे धीरे है यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण कैसे भागता है? हिरण तेज भागता है। और यहाँ पर धीरे धीरे दिया गया, यानी किसकी है? यानी क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता का पता चलता है, यानी कि क्रिया कैसी है? धीरे धीरे यहाँ पे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे क्या है लिखा हुआ? तुमसे ही संभव है। तो देखिए भाववाच्य यानी कि उससे फल नहीं खाए गए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, तुम यह काम मत करो। आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, कौन सा वाचक वाक्य है दोस्तों? तो तुम यह काम मत करना, मत शब्द ना या नहीं आ जाए तो हम सभी लोग जानते हैं हमारा निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है श्याम का काम बन जाए, हो सकता है विजय का काम बन जाए, हो सकता है रवि का काम बन जाए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। हो सकता है तो हो सकना मतलब यहाँ पे संदेह है अभी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है कि अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। अब बताइए किसमें है आपका अशुद्ध वाक्य, या इनमें से किसी भी नहीं है? ई ऑप्शन को चुनेंगे। आपका ऑप्शन क्या है? आपको ओपिनियन क्या है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वाक्य अशुद्ध वाक्य जो होगा क्या हो जाएगा? निरपराध होगा। क्या यहाँ पे निरपराधी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे निरपराध होना चाहिए कि अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना, वेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलने का मतलब है विवेक से काम लेना। अगर विवेक से काम लेंगे सिलेक्शन जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, डेली क्लासेस ज्वाइन करें, आपका अपना परिवार आवर फैमिली है, सहयोग करें दोस्तों। सरमाना क्रिया है, जो सरमाना क्रिया है यह नाम धातु है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है या पूर्वकालिक है। तो सरमाना जो क्रिया होती है दोस्तों वह हमारा नाम धातु क्रिया कहलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, दो प्रश्न और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु रूप, शब्द रूप, अकर्मक या सकर्मक। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, यानी धातु रूप हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है तो क्या कहलाता है? जब कोई करता है स्वयं कार्य न करके दूसरे से कहलाए कि जाओ मेरा ये उठा लाओ, जाओ, या कि बालक, आप सभी लोग शिक्षक हैं, आप बालक से कह दें कि ये कार्य करो, इस पाठ को लिखना है, यानी स्वयं न करके किसी और को कहते हो। तो अकर्मक क्रिया होगी, विकर्मक होगी, प्रेरणार्थक हो गया या एकर्मक हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। ये आपके लिए मॉक क्वेश्चन है, 30 नंबर वाला मॉक क्वेश्चन है। आप देखते हैं मॉक क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे मित्र कितना फीडबैक आपको लोगों का मिलता है, आप लोगों का सहयोग कितना मिलता है। तो दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।